Hello learners, this is me Ifat Khan again with a new video on law of returns। तो हमारा जो लॉ ऑफ रिटर्न्स चल रहा था तो उसमें लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर चल रहा था। मैंने पहला स्टेज ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। दिस इज़ द सेकेंड स्टेज और लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर। लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर का जो सेकेंड स्टेज है हमारा वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर, आई होप नाम से थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि जो कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर है उसमें जो हमारी जो टोटल प्रोडक्ट है ऐसा नहीं वो कांस्टेंट रहेगी, वो इंक्रीज़ होगी, लेकिन जो इंक्रीज़ होने का जो रेट है ना वो कांस्टेंट रहने वाला है। लास्ट जो हमारा जो पिछला स्टेज था उसमें हमने देखा था कि जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है दैट विल इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, पहले 10 से बढ़ रहा था, देन 20 से बढ़ा, देन 30 से बढ़ा। बट इसमें क्या है, टोटल प्रोडक्शन जो हमारी कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है। इसका मतलब ये कि सिर्फ बढ़ तो रही है लेकिन 10 के गैप से बढ़ रही है। ठीक है, वो अभी हम लोग अभी एक एग्जाम्पल में देखेंगे। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। एंड जस्ट बिकॉज टोटल प्रोडक्शन कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है तो हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट रहेगी, इंक्रीज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। और हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अजम्पशंस देख लेते हैं इस सिचुएशन का। तो इस सिचुएशन का अजम्पशंस है कि पहला अजम्पशन है कि ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर है, रिटर्न टू अ फैक्टर है, जहाँ पर भी रिटर्न टू अ फैक्टर आ गया ना वो दैट पहला अजम्पशन इसमें हो जाता है कि ये शॉर्ट रन है। रिटर्न्स टू अ स्केल की अगर जहाँ पर बात होगी तो वो लॉन्ग रन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर रिटर्न्स टू अ फैक्टर है तो ये हमारा शॉर्ट रन का सिचुएशन होता है। दूसरी चीज़, वेरिएबल फैक्टर हम कभी भी अज्यूम करते हैं तो हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि वेरिएबल फैक्टर हम हमेशा लेबर को लेंगे, कैपिटल को नहीं। होमोजीनियस यूनिट्स रहेंगी हर लेबर की, और जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। 4 अजम्पशंस है इसके। इस अजम्पशंस अगर ये सारी अजम्पशंस अगर हैं तो ये जो है हमारी लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर को लीड करेगी। मैंने अगेन सेम एग्जांपल लिया है कि पर लेबर कॉस्ट जो है 100 रुपीज़ है। कॉलम्स मैंने बना लिए हैं, क्वांटिटी ऑफ लेबर, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। मैंने एक लेबर लिया तो एक लेबर प्रोवाइड्स मी द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 10 यूनिट्स। मार्जिनल प्रोडक्शन 10 रहेगा, एवरेज कॉस्ट 10, टोटल कॉस्ट 100 रहेगी। मैंने अगेन सेकेंड लेबर 2 यूनिट्स ऑफ लेबर लिए। जब मैंने 2 यूनिट्स ऑफ लेबर लिया तो बोथ ऑफ देम प्रोवाइड मी दी 20 यूनिट्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट वेयर मार्जिनल प्रोडक्शन हमारी 10, एवरेज कॉस्ट 10 और टोटल कॉस्ट जो हमारी 200 रहेगी। मैंने पहले ही कहा था इस सिचुएशन में जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। टोटल प्रोडक्शन और टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा लेकिन कांस्टेंट रेट पे चेंज आएगा। सारी नेक्स्ट स्टेजेस आप 3, 4, 5 में देख लो, 30 हो रहा, 40 हो रहा, 50 हो रहा टोटल प्रोडक्शन, और टोटल कॉस्ट 300, 400 एंड 500 हो रहा है। इंक्रीज हो रही है दोनों, लेकिन जो दोनों इंक्रीज हो रही है वो कांस्टेंट रेट पे हो रही है, यानी कि टोटल प्रोडक्शन 10 से इंक्रीज हो रहे हैं और टोटल कॉस्ट 100 से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यही है मेरा कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है ना, कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न में जो टोटल प्रोडक्शन है 10 से बढ़ रही है, टोटल कॉस्ट हमारी 100 से बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि पहला 100 से बढ़ा टोटल कॉस्ट, फिर दूसरा 200 से, फिर तीसरा 300 से, ऐसे नहीं हो रहा है। 100 से इंक्रीज हो रही है, 100 प्लस 100 200, फिर देन 200 प्लस 100 300, ऐसे करके टोटल प्रोडक्शन भी हमारी 10 से इंक्रीज हो रही है। 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं हमारा ग्राफ देखो, जो हमारी जो टोटल प्रोडक्ट है वो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड है क्योंकि हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है उसकी कांस्टेंट रेट ऑफ इंक्रीजिंग है। ठीक है ना, कांस्टेंट रेट से बढ़ रही थी। मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसका मतलब कि वो कांस्टेंट है, सेम एज इट इज। एवरेज कॉस्ट भी कांस्टेंट है तो एवरेज कॉस्ट भी क्या रहेगी हमारी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगी। कॉजेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर, कॉजेज क्या है, किस वजह से हमारी रिटर्न्स टू अ फैक्टर कांस्टेंट रहती है। जब हमारा फिक्स फैक्टर ऑप्टिमम यूटिलाइज होगा, ठीक है ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगी उसकी। फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में का जो रेशियो है वो आइडियल रहेगा, और वेरिएबल फैक्टर एफिशिएंट यूटिलाइज होगी। ठीक है, जब ये 3 चीज़ें होंगी तो इट विल कॉज अ कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर।
Okay, fine. So this is all in this video. In the next video I'll be explain about the law of diminishing return to a factor, जो कि हमारा थर्ड सिचुएशन है, एंड देन फोर्थ हमारा इसमें आ जाएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. फाइन. टिल देन, अगर आपको पसंद आया है, समझ आया है, तो लाइक एंड शेयर करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. टिल देन, वर्क हार्ड टू गेट अ बेटर फ्यूचर.